ओके। हाँ जी, क्विकली चेक कर लीजिए क्या मैं लाइव हूँ, ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ या नहीं। आई थिंक आई एम लाइव। यप, आई एम लाइव। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल पे। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। अर्चिता बहुत बहुत स्वागत है, स्नेहा बहुत स्वागत है, आदि तोपवाल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, सो लेक्चर नंबर 6 आप देख रहे हैं, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल। अपनी पूरी टीम के बिहाफ पे, एकाग्रता टीम के बिहाफ पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आई एम फाउंडर डायरेक्टर ऑफ एकाग्रता सीए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन हूं और टीचर बाय पैशन हूं। पिछले 12 सालों से सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग, इंटरमीडिएट में एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। मैं अपनी लाइफ में ना ये 3 मंत्रास में बिलीव करता हूं, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस। अभी आप देख रहे हैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन का टॉपिक। सीए फाउंडेशन की सफलता बैच चल रही है। मंडे टू फ्राइडे मेरा टाइमिंग होता है शाम को 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स यहां पे कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बैंक रिकंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, डेप्रिसिएशन। और कल मतलब 7 लेक्चर्स के अंदर हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट कर लेने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और फिर उसके बाद में मे बी वी विल डू रिवीजन ऑफ कंपनी अकाउंट्स। दैट्स हाउ द एंटायर प्रोसेस इज गोइंग टू बी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए मैंने बनाई है इंडिया की पहली फ्री वर्चुअल लाइब्रेरी। एक ऐसी वर्चुअल लाइब्रेरी, एक ऐसा क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आपको सारे लेक्चर स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक जगह पर मिल सकते हैं। तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं, इस क्यूआर कोड को फटाक से स्कैन करें। हाय ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए स्ट्रेट अवे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हम लोग अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ देख चुके हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला हमने देखा है। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक की रेट। क्लोजिंग स्टॉक की रेट जो है वो डिपेंड करती है मेथड पे। 2 मोड्स देखे हैं, पीरियोडिकल वैल्यूएशन, परपेचुअल वैल्यूएशन और अलग अलग मेथड्स हमने देखी है। पनीर का एग्जांपल हम लोगों ने समझा है। वी अंडरस्टूड लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, और फिर उसके बाद में हमने देखा है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। आज मैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं, और ये जो लास्ट पार्ट है इसका नाम है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या है ये लास्ट पार्ट, अच्छे से समझिएगा, फोकस कीजिएगा। अब दोस्तों होता यह है, हम लोग हमारी जो बैलेंस शीट बनाते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट के एसेट साइड पे हम लोगों को दिखाना होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब सवाल ये है कि ये क्लोजिंग स्टॉक किस डेट का होगा, तो लिहाजा है सर जिस डेट की बैलेंस शीट होगी उसी डेट का क्लोजिंग स्टॉक होगा। सो मैं यहां पर ले लेता हूं 31 मार्च, जो कि हमारी ईयर एंडिंग डेट है। सो क्योंकि 31 मार्च को हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं, 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो 31 मार्च को मेरे पास जितने का स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो मेरे बैलेंस शीट में अपीयर होता है और वही मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ये क्लियर हो गया? नाउ अंडरस्टैंड, नाउ अंडरस्टैंड। अब यहां पर 2 चीजें निकल के सामने आती है कि 31 मार्च को कितना क्लोजिंग स्टॉक है, ये कैसे पता चले। तो एक तरीका है स्टॉक रिकॉर्ड्स से, मतलब जो भी आपने स्टॉक के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। क्या होते हैं स्टॉक के रिकॉर्ड्स? जैसे कि स्टोर्स लेजर, जैसे कि बिन कार्ड, और ये सारी सिस्टम्स जो हम लोग अभी शुरुआत से चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। ये अलग अलग जो स्टॉक के लेजर्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, यहां से हमें पता चलता है कि 31 मार्च को हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है। जब मैं कह रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो इसका मतलब यहां पर 2 चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। एक है हाउ मच इज द क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, और दूसरा है उसकी रेट क्या है। तभी तो जाकर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पता चलेगा। साउंड्स वेरी लॉजिकल। लेकिन अब यहां पर एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। सपोज करिए हमारी एक कंपनी है, ठीक है, हमारी मतलब आपकी और मेरी एक कंपनी है। अब हमारी कंपनी में इन्वेंट्री मैनेज करने का काम है स्टोर कीपर का। मैं पूरी तरह स्टोर कीपर पे भरोसा कर रहा हूं, पूरी तरह। आई एम एंटायरली ट्रस्टिंग द स्टोर कीपर कि स्टोर कीपर शायद सही ही काम कर रहा होगा। स्टोर कीपर ने अगर ये क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी निकाली है तो सही निकाली होगी, अगर ये वैल्यू निकाली है तो सही वैल्यू ही निकाली होगी। मैं पूरी तरह किस पे भरोसा कर रहा हूं? स्टोर कीपर पे। स्टोर कीपर गलत भी तो हो सकता है,
मतलब गलती हो सकती है, स्टोर कीपर जानबूझ के गलत भी तो कर सकता है, इसका मतलब है फ्रॉड भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टोर कीपर कुछ इन्वेंट्री में हेरा फेरी कर दे, मतलब कुछ ऐसी इन्वेंट्री आइटम्स हो जो वो बेच दे और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दे कि भाई वो मिसिंग है, शॉर्टेज है, स्पॉइलेज है, कोई भी चीज हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो अब हमारे लिए एज अ मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है कि 31 मार्च को हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, सर्टनली हम उसे स्टॉक लेजर से, स्टोर लेजर से, स्टॉक रिकॉर्ड से वेरीफाई, हम लोग वहां से असरटेन करेंगे। बट आपको नहीं लगता इसके अलावा हम लोगों को यहां पर एक एक्सटर्नल वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए, एक एक्सटर्नल वेरिफिकेशन। और ये जो एक्सटर्नल वेरिफिकेशन होता है ना, इसको टेक्निकली कहा जाता है स्टॉक ऑडिट या फिर फिजिकल स्टॉक टेकिंग। क्या कहा जाता है बेटा जी इसे? स्टॉक ऑडिट या फिर फिजिकल स्टॉक टेकिंग। मतलब अब समझना, मैं कौन हूं, आप कौन है? हम लोग हैं मैनेजमेंट इस कंपनी के। हमारा स्टोर कीपर जो है वो स्टॉक के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है, उसके हिसाब से इतना इतना क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी है, इतना इतना क्लोजिंग स्टॉक का रेट है। आई होप ये क्लियर है। लेकिन मैं चाहता हूं उसको वेरीफाई करना, क्योंकि मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है कि कहीं मेरा स्टोर कीपर जो है वो मेरे साथ कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है। तो मैं किसी से एक्सटर्नल पर्सन से वेरिफिकेशन करवाना चाहता हूं, है ना? एन नहीं दिख रहा है। मैं किसी एक्सटर्नल पर्सन से वेरिफिकेशन करवाना चाहता हूं। वेरिफिकेशन का मतलब मैं उसको कहूंगा कि आप आइए मेरी कंपनी में आकर आप 31 मार्च को चेक कीजिए कि जितना स्टोर कीपर कह रहा है उतना क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं। इसे कहा जाता है स्टॉक ऑडिट और इसी को कहा जाता है फिजिकल स्टॉक टेकिंग। और आपको पता है ये कौन करता है? आपको पता है ये कौन करता है? ये करते हैं आप, ये करेंगे आप, ये करते हैं हम, मतलब ये करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सही सुना आपने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप लोग जब अपने सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद, मतलब सीए फाउंडेशन है, बीसीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटरमीडिएट है, जब आप सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद आप करेंगे आर्टिकलशिप। और आर्टिकलशिप के दौरान आप लोगों को भेजा जाएगा स्टॉक ऑडिट पे, फिजिकल स्टॉक टेकिंग के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है, ट्रस्ट मी। इट्स लाइक अ फील्ड विजिट। आप एक कंपनी में जाते हैं, कंपनी को विजिट करते हैं, कंपनी के प्रोसेसेस को समझते हैं। मतलब मैं अपनी आर्टिकलशिप के अंदर बहुत सारे स्टॉक ऑडिट कर चुका हूं। जस्ट टू गिव यू सर्टेन नेम्स, आई हैव डन स्टॉक ऑडिट ऑफ लॉरियल कंपनी। लड़कियां बड़ी खुश हो जाएगी इसका नाम सुन के। आई हैव डन स्टॉक ऑडिट ऑफ हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कोको कोला कंपनी का। I have done stock audit of Parle-G company. I have done stock audit of a salt company. I have done stock audit of Cadbury's, कुछ मीठा हो जाए। और भी बहुत सारे स्टॉक ऑडिट्स किए। और सबसे इंटरेस्टिंग था, I have done stock audit of a पोल्ट्री फार्म, मुर्गियों का जो पोल्ट्री फार्म होता है वहां का। तो यार आर्टिकलशिप में ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। इट्स लाइक अ पिकनिक, इट्स लाइक अ डे आउट, इट्स लाइक अ फील्ड विजिट, जहां पर आप उस फैक्ट्री में घुसते नहीं। तो आप मुझे आज एक चीज बताइए, आज क्या मैं चाहकर भी कैडबरी कंपनी की फैक्ट्री में विजिट कर सकता हूं क्या? कैन आई एक्चुअली गो एंड विजिट कैडबरीज? आंसर इज नो। दे वोंट अलाउ मी, दे वोंट अलाउ मी। वो कहेंगे कि आप यहां क्यों आए हैं, आपकी जरूरत नहीं है। मतलब हम आपको क्यों ही बताएं कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, हमारा स्टॉक कितना है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम आपको क्यों बताएं? बात तो सही है। लेकिन वही जब मैं एक ऑडिटर बनकर जाता हूं ना, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जब मैं एक ऑडिटर बन के जाता हूं तो एक अलग ही रिस्पेक्ट कैरी करता हूं, एक अलग पैसेज मिलता है, एक अलग असिस्टेंस मिलता है मुझे, और वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब यहां पर होता ये कि प्रैक्टिकली 31 मार्च को हर कंपनी अपना फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करवाती है, या स्टॉक टेकिंग करवाती है, या स्टॉक ऑडिट करवाती है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है डिमांड सप्लाई की। मुझे एक बात बताओ, इंडिया में इतनी सारी कंपनीज हैं। अच्छा, सिर्फ कंपनी नहीं है, मतलब हो सकता है मैंने जैसे एक नमक की फैक्ट्री का ऑडिट किया था, स्टॉक ऑडिट किया था अब वो कंपनी नहीं थी, इट वाज अ पार्टनरशिप फर्म, पर स्टॉक ऑडिट की जरूरत तो उसको भी पड़ी, बिकॉज यार ये तो मैनेजमेंट कंट्रोल की बात है ना।
तो इतने सारे बिजनेसेस हैं हमारे आसपास, लेकिन एक बात बताओ, जितने सारे बिजनेसेस हैं, क्या उतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स हमारे पास है? क्या उतने सारे स्टॉक ऑडिटर्स हमारे पास है? क्या उतनी फैसिलिटी हमारे पास है कि हम एग्जैक्टली 31 मार्च को, अब यहां चैलेंज समझना, क्या मेरे पास ये फैसिलिटी है कि मैं एग्जैक्टली 31 मार्च को ही अपना स्टॉक ऑडिट करवा सकूं? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ वेरी बिग NO नो. Answer is a big NO no. Guys, it is not always possible to get your physical stock taking done on the year ending date. Which date? Year ending date, that is 31st March. Because as I said, there is a demand supply gap, huge demand, less supply. Now there is a problem. Now there is a problem. When there is a gap, then what to do? Because मुझे ये वेरिफिकेशन भी करना है और मैं एग्जैक्टली 31 मार्च को कर भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि यहां पर गैप है. चार्टर्ड अकाउंटेंट CA स्टूडेंट्स हैं कम और उसके कंपैरिजन से बिजनेसेस हैं यहां पर ज्यादा. तो अब ये सिनेरियो में क्या हो सकता है कि ये जो स्टॉक ऑडिट है या तो ये 31 मार्च से कुछ दिन पहले हो जाता है. 10 मार्च, 12 मार्च, 15 मार्च, 17 मार्च, 20 मार्च, जो भी डेट हो. लेट मी टेक सपोज 20th मार्च. या फिर ये जो स्टॉक ऑडिट है ये फाइनेंशियल ईयर के बाद कुछ दिनों बाद हो जाए. मतलब यहां पर आप एग्जांपल ले लीजिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल 10th of April, है ना. क्या सिखाया मैंने? या तो ये स्टॉक ऑडिट मैं ईयर एंडिंग डेट से कुछ दिन पहले करवा लूं या फिर मैं ये स्टॉक ऑडिट ईयर एंडिंग डेट के कुछ दिन बाद करवा लूं. ठीक है. अब सपोज कीजिए आज की डेट है 20 मार्च. सपोज क्या करना सर थी 4 दिन पहले 20 मार्च ही थी. तो सपोज कीजिएगा आज की डेट है 20 मार्च. मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में स्टॉक ऑडिटर्स आते हैं और स्टॉक ऑडिटर्स आकर फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं. अब वो जो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करेंगे, अब ये वाला पोर्शन मत लिखना, वो जो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करेंगे उनको मिलेगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक उस दिन का. मतलब उनको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 20th मार्च. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा मैं छोटा लिखता हूं क्योंकि मुझे जगह ज्यादा चाहिएगी यहां. They will get closing stock as on 20th of March. Are you getting my point? या फिर अगर उन्होंने यही स्टॉक टेकिंग जो है ये किया उन्होंने ईयर एंडिंग से पहले, मतलब ईयर एंडिंग के बाद, मतलब 31 मार्च के बाद 10 अप्रैल को उन्होंने स्टॉक टेकिंग किया, तो अब मुझे यहां पर क्लोजिंग स्टॉक कब का मिलेगा? आई विल गेट क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 10th ऑफ अप्रैल. ये क्लियर हो गया सभी को? भाई साहब जिस दिन फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन होगा उसी दिन का तो क्लोजिंग स्टॉक पता चलेगा ना, उसके पहले का उसके बाद का थोड़ी पता चलेगा. तो सपोज करिए कि जैसे कि मैंने कहा ये कंपनी में देखो इच्छा दिले तमन्ना तो सबकी है कि स्टॉक वेरिफिकेशन 31 मार्च को हो जाए, बट जरूरी है क्या 31 मार्च को? नहीं, और होता भी नहीं है. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यार किसी किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूसली चल रहा है, पता ही नहीं चलता है. और जस्ट बिकॉज स्टॉक ऑडिट करना है इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पूरा के पूरा हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस रोक देंगे, है ना. तो अब हम करते कैसे हैं समझना. तो 31 मार्च को नहीं हो पाता तो या तो हम उससे कुछ दिन पहले करवा ले या हम उस दिन बाद करवा ले. तो अब यहां पर ये होगा कि सपोज मैंने स्टॉक वेरिफिकेशन करवाया बेटा जी 20th ऑफ अप्रैल को, 20th ऑफ मार्च को, तो मेरे स्टॉक ऑडिटर्स मुझे जो क्लोजिंग स्टॉक निकाल कर देंगे वो क्लोजिंग स्टॉक कितनी तारीख का देंगे? 20 मार्च का. या अगर मैंने यही स्टॉक वेरिफिकेशन 10 अप्रैल का कराया तो मेरे स्टॉक ऑडिटर्स मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस दिन की देंगे? 10 अप्रैल की. लेकिन मुझे 10 अप्रैल की नहीं चाहिए, मुझे मेरी बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है 31 मार्च का. भैया अगर आप मुझे 20 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक दे रहे हो या फॉर दैट सेक 10 अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक दे रहे हो, वो मेरे किसी काम का नहीं है. कुछ भाई समझ रहे हो? वो मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए 31 मार्च का. तो सर अब क्या किया जाए? सिंपल है. अब ये किया जाए दोस्त, अब ये ऑप्शन है आपके पास कि आप अगर 20 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं तो आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं 20 मार्च से 31 मार्च का, और इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं फॉरवर्ड
रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट कहते हैं बंधु? फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इफ द फिजिकल स्टॉक टेकिंग इज डन बिफोर द ईयर एंडिंग डेट, ध्यान से समझना, चाहे वो 10 मार्च हो, 1 मार्च हो, 25 मार्च हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फिजिकल स्टॉक टेकिंग ईयर एंडिंग डेट से पहले होती है, बिफोर द ईयर एंडिंग डेट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आगे जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आगे जाना पड़ेगा। 20 मार्च से 31 मार्च जाना पड़ेगा। हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट बनेगा, इस स्टेटमेंट को कौन सा स्टेटमेंट कहेंगे हम? फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या कहेंगे बेटा जी? फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक उसी तरह अगर सपोज मैं फिजिकल स्टॉक टेकिंग करता हूं ईयर एंडिंग डेट के बाद, मतलब मेरा ईयर एंडिंग डेट हो रहा है 31 मार्च और मेरा स्टॉक टेकिंग हो रहा है सपोज 5 अप्रैल, 10 अप्रैल, 20 अप्रैल, 17 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 अप्रैल, कभी भी हो रहा है, तो मुझे एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा यहां से पीछे आने का, रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट कहलाएगा बेटा जी? इट विल बी नोन एज बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया। क्या कहलाएगा बेटा जी? ये बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो फिर मैं उस सिनेरियो में क्या करूंगा? मैं 10 अप्रैल से पीछे आऊंगा। कहां पर आऊंगा मैं? 31 मार्च पे आऊंगा। ये सबको क्लियर हुआ क्या? तो मैं यहां पर आकर टाइटल लिख लेता हूं, बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैकवर्ड रिकंसिलिएशन। सबसे पहले दिमाग में ये लेकर आना कि ये स्टेटमेंट्स कब बनते हैं? तब बनता है जब फिजिकल स्टॉक टेकिंग एग्जैक्टली 31 मार्च को नहीं होती है। अगर फिजिकल स्टॉक टेकिंग बेटा जी 31 मार्च से पहले होती है, मतलब बिफोर द ईयर एंडिंग डेट, तो उस सिनेरियो में कौन सा स्टेटमेंट बनता है? फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और यही फिजिकल स्टॉक टेकिंग अगर ईयर एंडिंग डेट के बाद में होती है तो हम पीछे जाते हैं और कौन सा बनाते हैं? बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां तक सबको क्लियर है? चलो अब ये स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक है, ये सबने लिख लिया होगा? लिखा है सभी ने? फटाक से जवाब दो। वेरी गुड, ये वाला पार्ट लिख लिया है। अब ये स्टेटमेंट्स बनाएंगे, आप भी ऐसे ही बनाएंगे कंपैरेटिव फॉर्म में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये लिख लीजिए मेरे साथ साथ। ठीक है, कॉमन सेंस की जरूरत पड़ने वाली है यहां पर। कंसेप्ट समझ में आ गया ना? क्वेश्चंस में बहुत परेशानी नहीं होगी, बहुत परेशानी नहीं होगी। कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने यहां पर देखना है फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सभी का मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। सर वैसे भी आपको क्या ही पता चलने वाला है। तो फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनता है? जब हम फिजिकल स्टॉक टेकिंग करते हैं ईयर एंडिंग डेट से पहले। हमारा ईयर एंडिंग कब होने वाला है? 31 मार्च को। ठीक है, हमने स्टॉक टेकिंग कब किया है? 20 मार्च को। अब मुझे इस स्टेटमेंट में पता है क्या करना पड़ेगा? मुझे इस स्टेटमेंट में वो तमाम ट्रांजैक्शंस ऐड करने पड़ेंगे। ध्यान से सुनना। नाउ आई विल हैव टू ऐड ऑल दोस ट्रांजैक्शंस इन दिस स्टेटमेंट which has taken place after 20th March and before 31st March, due to which, because of which there is an increase in inventory. मतलब क्या? I will have to add all the transactions from 20th to 31st March, increasing इन्वेंटरीज। वो तमाम ट्रांजैक्शन जो इन 11 दिनों में हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ सकता है, इन्वेंट्री बढ़ सकती है, इन्वेंट्री कैन गो अप, वो तमाम ट्रांजैक्शंस मुझे यहां पर ऐड करने हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो ट्रांजैक्शन? एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं वो ट्रांजैक्शन। तो मैंने 20 मार्च के बाद और 31 मार्च से पहले कुछ परचेजेस किए होंगे। सोचो, दिमाग चलाओ। मैंने 20 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, चलो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 20 मार्च के बाद, 20th मार्च के बाद और 31 मार्च से पहले अगर मैंने कुछ भी परचेजेस किए हैं, कोई भी गुड्स मैंने खरीदे हैं, तो वो गुड्स मेरे पास 31 मार्च को स्टॉक में दिखेंगे। मतलब
the goods purchased after 20th March but before 31st March, those goods will appear in the inventory as on 31st March. Let's take an example. आपने 25 मार्च को कोई गुड्स खरीदे, क्या वो गुड्स 20 मार्च के क्लोजिंग स्टॉक में आएगा? टेल मी, will those goods appear in closing stock as on 20th March? The answer is no. Answer is absolutely no, because my dear friend, the goods are purchased on 25th of March, that is 5 days after the physical stock taking was done. बट क्या वो गुड्स आपके पास 31st मार्च को स्टॉक में नहीं होंगे? आंसर है बिल्कुल होंगे, अगर नहीं बिके हैं तो होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस दरमियान 20 से 31 के बीच में जो भी परचेजेस है उसको ऐड करेंगे। ऐसा एक और ट्रांजैक्शन है, वो है सेल्स रिटर्न। मैंने 20 मार्च के पहले कुछ सेल किया था, कस्टमर्स को कुछ गुड्स बेचे थे। कब? 20 मार्च से पहले। और कस्टमर ने मुझे क्या किया, 22 मार्च 23 मार्च को उनमें से कुछ गुड्स लौटा दिए, सेल्स रिटर्न किया। अब अगर मैंने सेल्स रिटर्न किया है तो क्या वो सेल्स रिटर्न की वजह से मेरा स्टॉक नहीं बढ़ेगा, मेरा इन्वेंट्री नहीं बढ़ेगा? द आंसर इज यस। तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। बस यहां पर एक स्पेशल पॉइंट लिख के रखिएगा, सेल्स रिटर्न को हम ऐड करते हैं एट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब सेल्स रिटर्न जो होगा, जो बिका हुआ माल वापस आएगा, वो तो सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन हमें स्टेटमेंट में क्या लेनी है? कॉस्ट प्राइस लेनी है, पहली बात। ठीक है, लेस। अब जैसे हमने क्या किया, वो ट्रांजैक्शंस ऐड किए जिसकी वजह से स्टॉक बढ़ता है, वैसे ही हम वो ट्रांजैक्शंस को लेस करेंगे, ट्रांजैक्शंस फ्रॉम 20th टू 31st मार्च। वो सारे ट्रांजैक्शंस को लेस करेंगे जिसकी वजह से, विच इज लीडिंग टू डिक्रीजिंग इन्वेंटरीज, जिसकी वजह से मेरी इन्वेंटरीज कम हो रही है। 20th मार्च को फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन होने के बाद 20 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में ऐसे कुछ भी ट्रांजैक्शन हो जिसकी वजह से अगर मेरा स्टॉक घटता है तो मुझे उन तमाम ट्रांजैक्शंस को क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अब तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, सर बहुत सिंपल है, सेल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, और सेल्स को हमें रिकॉर्ड करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, मतलब कॉस्ट प्राइस पे। 23 मार्च को मैंने कुछ गुड्स बेचे, समझना, मेरा फिजिकल स्टॉक टेकिंग कब हुआ? 20 मार्च को। स्टॉक ऑडिटर्स कब आए? 20 मार्च को। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कब की है? 20 मार्च की। 20 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने 23 मार्च को कुछ गुड्स बेच दिए। क्या वो गुड्स मेरे पास 31 मार्च को स्टॉक में बचेंगे? क्या नहीं। पर क्या वो गुड्स मेरे पास 20 मार्च को थे? हाँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं वापस बता रहा हूं, मैंने फिजिकल स्टॉक टेकिंग कब किया है? 20 मार्च को। अब 23 मार्च को मैंने कुछ गुड्स बेचे हैं। आई हैव सोल्ड सम गुड्स ऑन 23rd ऑफ मार्च। ध्यान से समझना, कब बेचा है? 23rd मार्च को। ये गुड्स मेरे पास 20 मार्च को स्टॉक में थे। क्या ये गुड्स मेरे पास 31 मार्च तक रहेंगे? आंसर है नहीं, क्योंकि 23rd मार्च को मैंने उसे बेच दिया है। क्योंकि 23rd मार्च को मैंने उसे बेच दिया है, इट इज अ ट्रांजैक्शन विच इज डिक्रीजिंग माई इन्वेंट्री, इसीलिए मैं इसको क्या करूंगा? डिडक्ट करूंगा। ऐसा ही एक और ट्रांजैक्शन, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब जो गुड्स मैंने पहले खरीद रखे थे उनको मैंने लौटा दिए, अपने क्रेडिटर को, अपने सप्लायर को वापस दे दिया, वेंडर को वापस दे दिया। तो परचेज रिटर्न से भी क्या होता है? इन्वेंट्री डिक्रीज होती है। और ये मैंने जस्ट इलस्ट्रेटिव 4 एग्जांपल लिए, मोस्टली 4 ही आते हैं। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद पता है हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st मार्च। अब जाकर हमें क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा 31st मार्च का। समझ में आ रहा है? अब आने दो भैया, फिजिकल स्टॉक टेकिंग कभी भी हो जाए, भले ही फिर वो 1 मार्च को हो जाए, 5 मार्च को हो जाए, 10 मार्च को हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरा कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, अगर मुझे पता है कि किसके वजह से इन्वेंट्री बढ़ती है, कम होती है, तो कहीं पे भी फिजिकल वेरिफिकेशन होने दो, मुझे किसी तरीके का डर नहीं है, मैं बिंदास कर सकता हूं। चेक करिएगा सभी जने, ये सबको क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको? सिंपल सी चीज है, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन अगर 31st मार्च से पहले होता है,
फिर भी मुझे स्टॉक तो चाहिए 31 मार्च का, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च के बन रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं 20 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो ट्रांजेक्शंस को एनालाइज करूंगा और उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से मेरी इन्वेंट्री बढ़ती है। इन्वेंट्री कब बढ़ेगी, जब गुड्स आएंगे। मतलब ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिससे गुड्स आते हैं, मेरे बिजनेस में गुड्स आते हैं, और ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिससे इन्वेंट्री घटेगी। इन्वेंट्री किस चीज से घटती है, कौन से ट्रांजेक्शन से घटती है, उन ट्रांजेक्शन से घटती है जहां गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जाते हैं। और फिर ये एडजस्टमेंट करूंगा मैं कितने दिनों का, 20 मार्च से 31 मार्च का, और तब जाकर मुझे मिलेगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st मार्च। चेक ऑल ऑफ यू। Is this clear to all of you? Check all of you. फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आज और कल 2 दिन बस यही कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट है। अब बैकवर्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने फॉरवर्ड किया अब वैसे ही बैकवर्ड। बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनता है, क्लियर हो रहा है ना बेटा जी सबको? फटाक से एक बार मेरे को लाइव चैट में जवाब दो। मैं थोड़ा सा चैट्स कम देख रहा हूं, थोड़ा कम रिप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि पूरी तरह कंसेप्ट में डूबा हूं मैं, और अभी भी कंसेप्ट में डूबा रहना। बट एक बार मैं देख रहा हूं, मेरे को फटाक से जवाब दे दो, कंफर्म कर दो। कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है, सबको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है दोस्त, इतना आसान नहीं है। और आपके जो दोस्त है ना उनसे पूछ लेना उनको कितना आता है, और नहीं आए ना तो उनको पढ़ा देना, क्योंकि वो मेरी जीत होगी जब मेरे बच्चे जाकर पढ़ाएंगे। चेक कर लो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर एक्नॉलेजिंग। थैंक यू सो मच भाई, लॉट्स ऑफ लव टू यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू। अब बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनता है, जब स्टॉक टेकिंग होता है ईयर एंडिंग डेट के बाद। अब हम क्या करेंगे, 10 अप्रैल का स्टॉक है, हमें चाहिए 31 मार्च का। दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ, क्या करेंगे अब? सर ये 10 दिनों में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के अंदर कुछ गुड्स हमने खरीदे होंगे, परचेज किए होंगे, जिसकी वजह से इन्वेंटरी बड़ी होगी। वो ट्रांजैक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर लेस करना पड़ेगा। व्हाट वी नीड टू डिडक्ट, ट्रांजैक्शंस फ्रॉम 1st to 10th अप्रैल, क्योंकि हमें स्टॉक टेकिंग चाहिए 31 मार्च का। तो 1 से 10 अप्रैल के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसकी वजह से इन्वेंट्री बढ़ रही है, because of which there is increase in inventory, उन ट्रांजैक्शंस को हमें करना पड़ेगा लेस। एग्जाम्पल वापस वही 2 है। अगर मैंने इन 10 दिनों में गुड्स खरीदे हैं तो मैं उसको माइनस करूंगा, और अगर इन 10 दिनों में सेल्स रिटर्न हुआ है तो भी मैं उसको माइनस करूंगा। सेल्स रिटर्न को कौन सी प्राइस पे माइनस करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 5 अप्रैल को कुछ गुड्स खरीदे हैं। अब मैंने 5 अप्रैल को जो गुड्स खरीदे हैं वो गुड्स मेरे पास 31 मार्च को नहीं थे, पर वो गुड्स मेरे पास आज है। वो गुड्स मेरे पास 10th of अप्रैल को है, 31 मार्च को नहीं थे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, what do I need to do? I will have to deduct those purchases from my closing stock as on 10th of April to arrive at closing stock as on 31st March. Similarly, I will add transactions from 1 to 10th अप्रैल, जिसकी वजह से there is decrease in inventory, जिनकी वजह से मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही है। वो सारे ट्रांजैक्शंस को मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्या क्या है वो, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, सेल्स को हम किस प्राइस पे लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और दूसरा है परचेज रिटर्न। और फिर ये सारे एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद हमें मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st मार्च। मेरा फिजिकल स्टॉक टेकिंग हुआ है 10 अप्रैल को, समझिएगा। 5 अप्रैल को मैंने कुछ गुड्स बेचे हैं, गुड्स बेच दिए, कस्टमर लेकर चला गया 5 अप्रैल को। फिजिकली गुड्स बिकना जरूरी है, सिर्फ इनवॉइस बनने से काम नहीं होगा। परचेज और सेल्स के केस में फिजिकली गुड्स जाना चाहिए, क्योंकि फिजिकल स्टॉक टेकिंग हो रहा है। 5 अप्रैल को मैंने गुड्स बेचे, कस्टमर लेकर गया।
क्या ये गुड्स मेरे पास 10 अप्रैल को रहे होंगे? मतलब जिस दिन स्टॉक ऑडिटर्स आए थे, कब आए थे स्टॉक ऑडिटर्स? 10 अप्रैल को। तो क्या ये गुड्स मेरे पास 10 अप्रैल को थे? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। पर क्या ये गुड्स मेरे पास 31 मार्च को नहीं थे? द आंसर इज यस, ये गुड्स मेरे पास 31 मार्च को थे, तभी तो मैंने 5 अप्रैल को बेचा है दोस्त। अब ये गुड्स मेरे पास 31 मार्च को थे, 10 अप्रैल को नहीं है, क्योंकि 5 अप्रैल को मैंने बेच दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 अप्रैल के क्लोजिंग स्टॉक में वो सेल्स को कॉस्ट प्राइस पे ऐड करना पड़ेगा। आई नीड टू ऐड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चेक ऑल ऑफ यू। आई रेस्ट माई केस ओवर हियर। कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन खत्म होता है एग्जैक्टली 6:30 बजे हैं, 30 मिनट हो चुके हैं, 6:30 बज चुके हैं। कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है यहां पे। फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन, बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्या है, कैसे बनता है फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन, कैसे बनता है बैकवर्ड रिकंसिलिएशन, क्यों किसी ट्रांजैक्शन को ऐड करते हैं और क्यों किसी ट्रांजैक्शन को डिडक्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसके ऊपर एक ये क्वेश्चन। कम ऑन ऑल ऑफ यू, लेट्स डू इट। वीज अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 30th जून 2018। अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 30th जून 2018 को हो रहा है। बट द एक्चुअल स्टॉक वाज नॉट टेकन टिल 8th जुलाई 2018, ऑन विच डेट it is valued at 29,700. The following additional information is available. Now you will give me answer. मैं यहां पर कौन सा स्टेटमेंट बनाऊंगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? क्वेश्चन को पढ़ो, रेफर करो और आंसर दो। क्वेश्चन को पढ़ो, रेफर करो और आंसर दो कि मैं यहां पर कौन सा स्टेटमेंट बनाऊंगा। Am I going to prepare forward reconciliation statement or am I going to prepare backward reconciliation statement? मैं कौन सा स्टेटमेंट बनाऊंगा यहां पर, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? थिंक एंड गिव मी आंसर। थिंक एंड गिव मी आंसर। चेक ऑल ऑफ यू। करेक्ट, सही कह रहे हैं सभी जने। चलो, तो मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आकर मैं लिखता हूं बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं यहां पर आकर लिखता हूं हेडिंग बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब हमारे पास यहां पर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है कब की? 8 जुलाई की। तो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 8th जुलाई 2018। कितना है उस दिन का वैल्यू? चेक करिएगा, 29,700। 8th जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 29,700। चेक कीजिए, अब समझना। सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक ऑन द डेट ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ड आर एंटर्ड इन द क्रेडिट नोट रजिस्टर ऑन द डे व्हेन द गुड्स आर रिसीव बैक। कुछ नहीं है, सिर्फ कंपनी की पॉलिसी के बारे में कहा है कि कंपनी किसी भी चीज को सेल्स तब मानती है जब एक्चुअल में गुड्स डिस्पैच होते हैं, और सेल्स रिटर्न भी तब रिकॉर्ड करती है जब एक्चुअल में गुड्स रिसीव होते हैं। Purchases are entered in the purchase book on the date when the invoice is received. ये भी पॉलिसी है, पर यहां पर गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? Purchases are entered in the purchase book on the day invoices are received. चाहे फिजिकली गुड्स मिले हो नहीं मिले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इनवॉइस मिल गया ना तो मैं परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लूंगा। भाई ये तो बड़ी अजीब सी पॉलिसी है। मुझे यहां पर क्या देखना है? मुझे यहां पर बुक स्टॉक के बारे में सोचना है या फिजिकल स्टॉक के बारे में सोचना है? दिमाग चलाना। मतलब ये कह रहे हैं इनकी पॉलिसी के हिसाब से ये लोग परचेजेस को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब इनको परचेज इनवॉइस मिलता है, ना कि जब इनको फिजिकली गुड्स मिलते हैं, जबकि हमें फिजिकल रिसीट ऑफ गुड्स देखना है। ठीक है, सेल्स दिया है, सेल्स फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड आर 34,400। 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक की जो सेल है वो है 34,400। इट गोज विदाउट सेइंग ये 34,400 कौन सी प्राइस पे होगा बेटा जी? सेलिंग प्राइस पे होगा। और जैसे कि मैंने अभी आपको सिखाया है कि सेल्स हमें ऐड करना है बैकवर्ड रिकंसिलिएशन के केस में, लेकिन हमें किस प्राइस पे ऐड करना है?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ऐड करना है। कैसे करेंगे, निकालेंगे। ये लास्ट वाला पॉइंट जरा रेफर कीजिए। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 33 1/3% ऑन कॉस्ट प्राइस। अब ये तो सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है कॉस्ट प्राइस पे। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। अब यहां प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, इट इज 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो मैं यहां कॉस्ट को अज्यूम करता हूं 100, तो प्रॉफिट होगा 33.33, तो सेलिंग प्राइस होगा 133.33। भाई एक तो तरीका है परसेंटेज निकाल लो, यू कैलकुलेट प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। सो 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33 इंटू 100, तो बेटा जी ये वाला परसेंटेज आपको मिलेगा 25% ऑन सेलिंग प्राइस। ये तो एक तरीका है, समझ में आ रहा है सबको। मैं फिर से कह रहा हूं भाई, चैट्स बहुत कम देख रहा हूं, एक्सक्यूज कर देना मुझे। अब दूसरा तरीका है, मुझे सेलिंग प्राइस पता है 34,400 रुपीस की, और मुझे चाहिए क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कॉस्ट प्राइस की फिगर मुझे चाहिए। मैं क्या कर सकता हूं, क्रॉस वेरीफाई कर सकता हूं। सिंपल तरीका है 34,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 133.33। चेक करिएगा क्या आपको यहां पर 25,800 की फिगर मिल रही है क्या। अच्छा दूसरा तरीका क्या है भाई साहब, 34,400 मेरी सेलिंग प्राइस है, उसमें से मैं 25% माइनस कर दूं, जो कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑन सेलिंग प्राइस है, तो भी आप चेक करिए 25,800 रुपए COGS आ रहा है क्या। तो बेटा जी बात यहां पर यह है कि 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में मैंने 34,400 सेलिंग प्राइस के या 25,800 कॉस्ट प्राइस के गुड्स बेचे हैं, सेल किए हैं। क्या ये गुड्स मेरे पास 8 जुलाई को थे? नहीं। पर क्या ये गुड्स मेरे पास 30 जून को थे? आंसर इज यस। तो मुझे इसको करना पड़ेगा ऐड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाऊंगा, 34,400 माइनस 25%, ये हुआ 25,800। सिंपल है, सीधी बात, नो बकवास। मैंने ये कर दिया ऐड। 5-6 लाइंस के सॉल्यूशन होते हैं, बट वो 5-6 लाइन के सॉल्यूशन करने के लिए पूरी राम कथा पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला टिक मार्क। परचेजेस फ्रॉम 1 जुलाई टू 8 जुलाई आर 2,640, आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ 240 वर नॉट रिसीव्ड। अब कंपनी की पॉलिसी हमको पता है, 2 नंबर का पॉइंट पढ़ो, कि परचेजेस हम लोग कब एंटर करते हैं, जिस दिन हमें इनवॉइसेस मिलता है। मेरे को इनवॉइसेस से क्या लेना देना, मुझे सिंपल चीज देना है, मुझे क्या, हाउ मच आर माय फिजिकल परचेजेस, मतलब कितने के परचेजेस है, जितने के गुड्स मुझे रिसीव हुए हैं, फिजिकली रिसीव हुए हैं, वो गुड्स की वैल्यू चाहिए। वापस पढ़ो, मैंने 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में 2,640 के परचेजेस किए, मतलब 2,640 मेरे क्या है, इनवॉइसेस है, जिसमें से आउट ऑफ विच ₹240 गुड्स वर नॉट रिसीव्ड। अभी तक 240 के गुड्स नहीं मिले, मतलब मिले कितने के गुड्स होंगे, 2,640 माइनस 240, मतलब 2,400 रुपए के गुड्स मिले होंगे। चेक करिएगा कितने के गुड्स मिले होंगे, 2,400। परचेजेस का क्या करूंगा मैं बेटा जी, ध्यान से समझना। परचेजेस का मुझे क्या करना है, ये गुड्स मेरे पास आज स्टॉक में है, क्या ये मेरे पास 30 जून को थे? नहीं थे, क्योंकि ये मैंने खरीदे 30 जून के बाद है। तो मुझे इन परचेजेस को करना पड़ेगा यहां से लेस गुड्स परचेज्ड एंड रिसीव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स परचेज्ड एंड रिसीव्ड। 2,640 में से 240 गए, तो 2,400 रुपए के गुड्स ऐसे हैं, वो मैं यहां से डिडक्ट करूंगा। चेक ऑल ऑफ यू, क्लियर हो रहा है ना बेटा जी सबको, पक्का? वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। और लास्ट एडजस्टमेंट, इनवॉइसेस फॉर गुड्स परचेज्ड अप टू 30th जून वर ऑफ 2,000, of which goods of 1,400 were received between 1st जुलाई to 8th जुलाई। अब ये ट्रांजैक्शन को समझना बहुत आसान है। ये क्वेश्चन को क्या किया है, सिर्फ थोड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया है। आप गुड्स जब खरीदते हो तो पहले आपको इनवॉइस मिलता है,
और उसके बाद में गुड्स रिसीव होते हैं। आपने 30 जून से पहले कुछ गुड्स खरीद रखे थे, परचेस कर लिए थे, उसके इनवॉइसेस मिल गए थे। कितने के थे वो गुड्स? 2000 के, ध्यान से समझना। लेकिन वो 2000 के पूरे गुड्स आपको नहीं मिले, क्योंकि उसमें से 1400 रुपए के जो गुड्स है, 1400 के जो गुड्स है, वो आपको इन 8 दिनों में मिले हैं। मतलब ये जो 1400 रुपीस के गुड्स हैं, ये 30 जून को आपके पास नहीं थे, क्योंकि ये फिजिकली रिसीव नहीं हुए थे। ये गुड्स आपके पास फिजिकल स्टॉक टेकिंग के दिन थे। मतलब ये गुड्स, दीज गुड्स वर काउंटेड इन द फिजिकल स्टॉक ऑन 8th of July। मतलब दीज आर द गुड्स विच आर रिसीव्ड, परचेज्ड अर्लियर बट रिसीव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। गुड्स परचेज्ड अर्लियर बट रिसीव्ड लेटर। समझ में आ रहा है? देखो दोनों में कहानी क्या है। यहां पर मैंने फ्रेश परचेजेस किए हैं, गुड्स खरीदे ही कब है? 1 जुलाई के बाद, और मिले कब है? 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में 2400 के। यहां की कहानी क्या है भाई? खरीद पहले लिए थे लेकिन मिले इन 8 दिनों में। मतलब प्रिंसिपली अगर देखोगे दोनों ट्रांजैक्शन एक जैसे ही है। समझ में आ रहा है? तो 1400 रुपीस के गुड्स को मैं यहां से करूंगा माइनस, दैट्स ऑल। और अब जाकर मुझे पता चलेगा हाउ मच इज माई क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 30th जून 2018। तो 30th जून का मेरा क्लोजिंग स्टॉक मैं निकालूंगा 29,700 प्लस 25,800 माइनस 2,400 और माइनस 1,400। चेक करिएगा, इज इट कमिंग टू 51,700। तो ये वाली फिगर दोस्तों मेरे बैलेंस शीट में जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी एज क्लोजिंग स्टॉक। आई रेस्ट माई केस ओवर हियर। होप व्हाट अ वंडरफुल लेक्चर। लेक्चर नंबर 6, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यार प्लीज अच्छा लगा है ना तो कंजूसी ना करें 3 चीजें करने में। वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें, और अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, जहां भी हो सकता है सबके साथ शेयर करें। क्योंकि कहता था, कहता हूं और कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।